अगर कंपनी आपके शेयर्स या सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करने के बाद भी रजिस्टर नहीं कर रही है, जी हां ध्यान दीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं आता है, तो हम इसके कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझेंगे। क्या अगर कंपनी, जी हां आपने SH4 फाइल किया, आप जानते होंगे मैंने पहले भी बताया SH4, आप अपने शेयर्स को किसी और को सेल करते हैं तो आप उसके लिए एक ट्रांसफर डीड लगाते हैं, उस ट्रांसफर जो इंस्ट्रूमेंट है यहां पर उसका फॉर्म नंबर है SH4। आपने ट्रांसफर और ट्रांसफरी आपके बीच में क्या हुआ, एक एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ, आपने भैया अपने शेयर्स बेचने हैं, पर जब आपने उस शेयर्स को बेचा तो आपने कंपनी को इंटीमेशन दी इन SH4 कि भाई मैंने अपने शेयर्स राम को बेच दिए, शाम को बेच दिए, मतलब जिसको भी बेचे हैं, लेकिन कंपनी उसे रजिस्टर करने के बजाय रिफ्यूज कर रही है कि भैया हम इसे रजिस्टर नहीं करेंगे। अब ऐसे केस में याद रखिएगा क्या रेमेडी हो सकती है, उसे हम कंपनीज एक्ट से समझेंगे। जी हां, सेक्शन 58 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस सेशन के अंदर सेक्शन 58, 59 और सेक्शन 452 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। एग्जामिनर कहीं ना कहीं इन सेक्शंस के आसपास से आपसे क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। मैं आपकी जानकारी में डाल दूं, ये क्वेश्चंस सीधे सीधे नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जो होगा यहाँ पे क्वेश्चन केस लॉ के फॉर्म में हो सकता है, ये क्वेश्चन जनरली मैंने ऑब्जर्व किया है अप्लाइड फॉर्म में आता है। और जब हम इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर को समझेंगे, याद रखिएगा उसमें हम बहुत सारे केस लॉस को डिस्कस करेंगे। एग्जाम के लिए यहां से 4 to 5 मार्क्स का एरिया है, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिएगा समझिएगा। ऑलराइट, आइएगा एक इंपॉर्टेंट बात, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। जून एग्जाम के लिए मैं बहुत कुछ दे रहा हूं, ऑलमोस्ट काफी सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स यहां मिल ही रहे हैं। इसके अलावा याद रखिएगा रेगुलर टेस्ट से स्टार्ट हो चुकी है। देखो एक बात समझ लो, एग्जाम अच्छे से पास करना है, चाहते हो कि पहली अटेम्प्ट में ही निकाल दूं, तो अभी मेहनत करना पड़ेगा। शॉर्टकट जो बता रहा है आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा है, तो या तो आप अपने साथ चीट कर रहे हो कि मुझे बाद में ही पढ़ लेना है, बाद में देख लेना है, या आपको सीएस बनना है, आप चाहते हैं कि रेपुटेड कॉर्पोरेट में जाके आप कंपनी सेक्रेटरी की डेजिग्नेशन पे वर्क करें, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। उसके लिए रेगुलर टेस्ट अटेंड कीजिएगा, रेगुलर क्लासेस 40-45 मिनट्स का लेक्चर का डेली भी लेते हैं, हर एक सब्जेक्ट्स पे आप कंसीडर करेंगे। और यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स एक साथ नहीं पढ़ा रहे हैं, दो अल्टरनेटिव रेस पे चल रहे हैं, तो क्लासेस प्लस टेस्ट आपको प्रॉपर आपको प्रिपेयर करती है आपके एग्जाम्स के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं है, आपकी आंशिक शीट को एनालिसिस मैं खुद करता हूं, याद रखिएगा, इसलिए लिमिटेड स्टूडेंट्स पे काम करता हूं। मैं बिल्कुल यहां पे वो काम नहीं कर रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स में एनरोल करवा दूं और उसके बाद में सबकी कॉपीज ना देख सकूं। सो ये बात ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, चलिए अब हम समझते हैं यहाँ पे हमारे सेशन के अंदर कि ये भाई साहब की जो प्रॉब्लम है, इन भाई साहब की प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने अपने शेयर्स किसी को शेयर को सेल किया था और फॉर्म SH4 भी फाइल कर दिया। टाइमली कहा गया था कि ड्यूली एग्जीक्यूटेड होना चाहिए जी, तो डेटेड भी था, स्टैम्प भी प्रॉपर था उसके ऊपर, प्लस दोनों पार्टीज ने प्रॉपर साइन भी किए थे, और विद इन टाइम पीरियड, जी हां 30 डेज ऑफ एग्जीक्यूशन इन्होंने सेंड भी कर दिया। पर कंपनी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ये जवाब आया तो ये जवाब आया कि भैया हम इस ट्रांसफर को या ट्रांसमिशन को, ट्रांसफर को या फिर ट्रांसमिशन को रजिस्टर नहीं करेंगे। अब ये बड़ी मुश्किल में आ गए हैं। अब आप सोच के देखिएगा, ये आपके क्लाइंट हैं, तो आप क्या एडवाइस करेंगे? मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आप एक प्रोफेशनल प्रोग्राम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके आंसर्स में ग्रेस होना चाहिए, प्रोफेशनल आंसर होना चाहिए, घुमाई पूरी बातें नहीं होंगी। जैसे कंपनीज एक्ट ने कहा, सेक्शन 58 को प्रॉपर्ली रीड कीजिएगा, वहां सॉल्यूशंस लिखा है, और सेक्शन 58 क्या कहता है उसे हम ध्यान से समझेंगे। आइए, जब हम सेक्शन 58 की तरफ देखते हैं तो इसने कहा कि देखिए ये शेयर्स या सिक्योरिटीज, शेयर्स या सिक्योरिटीज, अब यहां पे दो सिचुएशन अराइज हो जाती हैं। हम पहली बात फटाफट से समझ लेते हैं कि या तो वो कंपनी प्राइवेट कंपनी है जिस कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफर या ट्रांसमिशन, उम्मीद कर रहा हूं आपको ट्रांसमिशन पहले समझ में आ गया होगा, ठीक है, या वो कंपनी पब्लिक कंपनी है। दो ही बातें हो सकती हैं, तीसरी कंपनी देखने वाले हैं, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है। एक बेचारे एक स्टूडेंट ने बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन मुझसे पहले पूछा था कि बोला था कि सर ओपीसी कंपनी के अंदर अगर कोई ट्रांसफर कर रहा है अपने शेयर्स को, ओपीसी के अंदर अगर कोई ट्रांसफर कर रहा है एक इंसान दूसरे इंसान को शेयर्स, और कंपनी से रिफ्यूज कर रही है, सर ऐसे में केस में क्या करेंगे? तो बेटा वो ओपीसी की डेफिनेशन तो पढ़ लो, 1% कंपनी है, ट्रांसफर ट्रांसमिशन का खेल नहीं खेलना है अभी। आप समझ रहे हैं, बात पकड़ में आ रहा है? Alright, so now to come to the point,
अगर प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है तो इसके केस में हमें क्या करना है, दोनों की रेमेडीज में थोड़ा डिफरेंस है, दोनों की रेमेडीज में डिफरेंस सिर्फ अप्लाई करने को है। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, अगर प्राइवेट कंपनी की हम बात कर रहे होंगे तो सेक्शन 58 इस बात की हमें बताता है कि सेक्शन 58 कहता है कि प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर या ट्रांसमिशन की एस्पेक्ट्स को हम कंसीडर करेंगे, हम चेक करेंगे प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स को, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन जो लगाई गई है वो वैलिड होनी चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि अगर कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी है और वो अपने, जी हां, उसका कोई शेयर होल्डर है, वो अपने शेयर्स किसी को ट्रांसफर करना चाहता है, इन दिस केस वो विद इन द मेंबर, जी हां, विद इन द कंपनी मेंबर्स को ही कर सकता है। लेकिन इस केस में भी जनरली यही रियल प्रोसीजर होता है कि वो बोर्ड से पहले परमिशन लेगा। ये जो कंडीशन लगाई गई है आर्टिकल्स के थ्रू, ये ठीक है, वैलिड है। तो सबसे पहले कहा गया है कि प्राइवेट कंपनी के अंदर ट्रांसफर ट्रांसमिशन को एग्जीक्यूट करना है तो यू हैव टू कंसीडर, यू हैव टू ऑब्जर्व द आर्टिकल्स, क्योंकि प्राइवेट कंपनी का आर्टिकल ऑब्जर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या आर्टिकल में प्रोवाइड जो किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही ट्रांसफर ट्रांसमिशन एग्जीक्यूट होगा। अगर कंपनी को आपने SS4 फाइल किया, मतलब आप चाहते हैं ट्रांसफर को रजिस्टर किया जाए, लेकिन कंपनी उसे रिफ्यूज कर रही है क्योंकि आपने आर्टिकल में बताए हुए प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया। अब ऐसे में मैं एग्रीव्ड हूं, मान लीजिएगा मुझे लगता है कि कंपनी ने गलत किया है, तो मैं अप्रोच करूंगा NCLT को। इस प्रोसीजर को मैंने बहुत ही इजीएस्ट फॉर्म में आपके लिए तैयार किया है, इस पे स्क्रीन पे आइएगा और ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 58 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट, जी हां, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 58 सबसेक्शन 1 याद करेंगे, इसी सेशन में याद करेंगे, ठीक है। सो कहता है अगर प्राइवेट कंपनी का मैटर है, ध्यान रखिएगा स्क्रीन पर, अगर प्राइवेट कंपनी है, स्क्रीन पे ही ध्यान दीजिएगा, मॉड्यूल में बाद में देखिएगा, पहले स्क्रीन पे आइएगा। अगर प्राइवेट कंपनी है और ट्रांसफर या ट्रांसमिशन की बात हो रही है, प्राइवेट कंपनी है या ट्रांसफर ट्रांसमिशन की बात हो रही है, तो वो एग्जीक्यूट होगा एज पर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कैसे होगा? एज पर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये बात याद रखिएगा, एज पर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। बोलो सर ठीक है, लेट मी चेक, ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, बोलो ठीक है। अब आगे आता है, कंपनी ने रिफ्यूज कर दिया, कंपनी को आपने SS4 दिया है, याद रखिएगा, बार बार फॉर्म इसलिए बोल रहा हूं ताकि फॉर्म आपको याद हो। आप प्रोफेशनल्स के आंसर जब लिखते हैं ना, तो आपको राइटिंग्स में अच्छा आपका आंसर फैक्टर जब भी बनता है जब उसको एक्चुअली ऑथेंटिकेट करते हैं। ऑलराइट, सो ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे? जो लीगल प्रोसेस बताए उसे प्रॉपर लिखें। रिफ्यूज टू रजिस्टर, कंपनी ने क्या बोला? नहीं, हम रजिस्टर नहीं कर सकते। बोला ठीक है, क्या रजिस्टर नहीं करेंगे? ट्रांसफर या ट्रांसमिशन रजिस्टर नहीं करेंगे। ये कंपनी आपको बता रहा है विद इन 30 डेज के अंदर। ये विद इन 30 डेज हम कहां से काउंट करेंगे? जब आपने कंपनी को SS4 भेजा है और कंपनी ने उसे रिसीव कर लिया जिस डेट पर, उस डेट से हम 30 डेज का टाइम पीरियड होता है कंपनी के पास कि 30 डेज के अंदर अंदर वो आपको इस बात की इंटीमेशन भेज देगी, कंपनी या तो रजिस्टर करेगी या आपको इंटीमेशन भेज देगी कि बिकॉज ऑफ दिस रीजन, जी हाँ, कंपनी रीजन देगी कि किस रीजन से आपके ट्रांसफर ट्रांसमिशन को कंपनी रजिस्टर नहीं कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसलिए इंपॉर्टेंट बार बार कह रहा हूं क्योंकि अक्सर बच्चे सेक्शन 58 एंड सेक्शन 59 में गड़बड़ कराते हैं, मिक्स कर देते हैं। सेक्शन 59 जब बात करेंगे हम, तो उसमें सीखेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर। अभी 58 में हम जब फोकस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि कंपनी रिफ्यूज कर रही है आपके ट्रांसफर या फिर ट्रांसमिशन को रजिस्टर करने से, तो कंपनी कितने दिन में मना कर देगी आपको? 30 डेज के अंदर। ये कौन सा केस है? जब वो मामला प्राइवेट कंपनी का होगा। अब आप कहां जाएंगे? NCLT जाएंगे। तो NCLT आप अप्रोच करेंगे। याद रखिएगा यहां पर अभी डिटेल में आपको मैंने फॉर्म डिटेल नहीं दी है कि किस फॉर्म में आप NCLT को अप्रोच करेंगे, क्योंकि यहां हमारा वो टॉपिक का पार्ट नहीं है, बट इस पे भी हमें सीखना है, ठीक है, प्रोसीजर कि हम NCLT को किस फॉर्म में अप्रोच करेंगे, एफिडेविट बनेगा, क्या स्टेटमेंट जाएंगे, क्या डॉक्यूमेंटेशन होगी, किस तरह से प्रोसीडिंग्स होंगी, वो हम लोग आने वाले अलग अलग सेशंस में करेंगे। ट्रांसफर या अप्रोच। अब इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जो दो क्वेश्चन बनते हैं, पहला कि कंपनी किसको इस बात की इंटीमेशन देगी, मतलब कंपनी ने आपके ट्रांसफर ट्रांसमिशन को रजिस्टर करने से रिफ्यूज कर दिया है, इस बात की इंटीमेशन कंपनी किसको दे, यहां भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जिस व्यक्ति ने SS4, जी हां, ट्रांसफरर या ट्रांसफरी ने अगर कंपनी को सेंड किया था SS4, तो ट्रांसफरी को कंपनी इंटीमेशन देगी। अगर ट्रांसफरर ने लॉन्च करवाया था या सेंड किया था SS4 कि हाँ भैया इसे रजिस्टर कर दो, मेरे नाम हटाकर इसके नाम से रजिस्टर कर दो, तो कंपनी फिर ट्रांसफर को, तो जिस व्यक्ति ने, जी हाँ, जिस पर्सन ने, ट्रांसफरर हो या ट्रांसफरी, जिसने SS4 फाइल किया है, कंपनी उसी को नोटिस भेजेगी कि भाई हम इसे रजिस्टर नहीं करेंगे विद रीजन। ये रीजन देना मैंडेटरी कंपनी के लिए।
ऐसे नहीं कि हमारा मूड नहीं है, ऐसा नहीं होगा। इंपॉर्टेंट बात में याद रखिएगा, क्वेश्चन में आता ध्यान रखिएगा रीजन क्या दिया है, क्योंकि उस रीजन पे हम आगे आगे चीजें सीखेंगे। बोला ठीक है सर। अब जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये आती है, क्वेश्चन फिर अगेन इंपॉर्टेंट है, जो वैलिड पर्सन है, वैलिड का मतलब कौन एनसीएलटी को अप्रोच करेगा। तो एनसीएलटी को सिर्फ ट्रांसफर ही जा सकता है अप्रोच करने, ट्रांसफरर नहीं जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जहां पर जो रिफ्यूज किया जा रहा है, याद रखिएगा वो किसको रिफ्यूज किया जा रहा है, ट्रांसफरी को। ठीक है, एग्रीव्ड जो है वो एग्रीव्ड कौन है, ट्रांसफरी। ट्रांसफरर एग्रीव्ड नहीं है, ट्रांसफरर का स्टेटस तो अभी भी कंपनी अपने आरओ में वैसे का वैसे मेंटेन कर रही है, तो ट्रांसफर का कोई नुकसान नहीं है। जिसको दुख है, जिसके साथ गलत हुआ है, वो ही एनसीएलटी को अप्रोच करेगा। सो हमेशा याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में आता है कि ट्रांसफरर ने ऑब्जेक्शन रेज किया, फिर ट्रांसफर कोर्ट पहुंच गया है जी, एनसीएलटी एप्लीकेशन दे रहा है, ये प्रोसीजर में गड़बड़ है। प्रोसीजर क्या है, जो एग्रीव्ड, एग्रीव्ड कौन है, ट्रांसफरी। सो एनसीएलटी को अप्रोच कौन करेगा, ट्रांसफरी। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बुक में बोला है, मैं बार बार यहां से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ट्रांसफरी अप्रोच टू एनसीएलटी विद इन 30 डेज ऑफ रिफ्यूजल। अब आपके पास मान लीजिएगा आपने SH4 फाइल किया और आपको कंपनी ने 5-10 दिन बाद ही नोटिस भेज दिया कि भैया हमने ये ट्रांसफर हम रजिस्टर नहीं करेंगे, ठीक है, विद द रीजन दे दिया। अब आपके पास जब आपको नोटिस रिसीव हो गया है कंपनी की तरफ से, तो आपके पास 30 डेज का वक्त है कि आप एनसीएलटी पहुंच जाए। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि आपको 30 डेज तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई, मतलब आपने SH4 फाइल भी किया और 30 दिन भी चले गए, 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी ने आपको कोई किसी भी तरीके की इंटीमेशन नहीं दी कि उसने रजिस्टर किया है या रिफ्यूज किया है, किसी तरह की कोई आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपके पास टाइम पीरियड होता है 60 डेज। ये 60 डेज कहां से काउंट कर रहे हैं उसे हम ध्यान से समझते हैं। ये 60 डेज हम काउंट करेंगे कहां से, जहां से हमने सबसे पहले नोटिस भेजा था। आइए इसे थोड़े से डायग्राम समझते हैं ताकि क्लैरिटी अच्छे से आ सके। ऐसे समझिएगा, यहां पर ये ट्रांसफरी खड़ा हुआ है या ट्रांसफरर जिसने भी SH4 कंपनी को दिया है, SH4 कंपनी को दिया। ठीक है, अब यहां से जब उसने SH4 कंपनी को दिया तो अज्यूम कर लेते हैं वह कंपनी का नाम XYZ प्राइवेट लिमिटेड, XYZ प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर, कंपनी ने ये, इसने SH4 कंपनी को फाइल किया, तो कंपनी के पास जो वक्त है, जी हाँ, ये है 30 दिन का। जिस भी डे पर कंपनी को ये रिसीव हुआ है, हम अज्यूम कर लेते हैं 1 जनवरी इन्होंने कंपनी को सेंड किया था, तो 1 जनवरी हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि उस दिन डिस्पैच किया गया है। हम यहां पे काउंट करेंगे 31 जनवरी, मतलब 31 जनवरी तक, क्योंकि 1 जनवरी को हमने सेंड किया SH4, इसलिए हम उसे काउंट नहीं करेंगे। 30 डेज के अंदर अंदर कंपनी या तो उसे रजिस्टर कर देगा या रिफ्यूज करेगा। मान लीजिएगा कंपनी ने आपको 30 डेज के अंदर, मतलब इसी ड्यूरेशन के अंदर, जो ये ड्यूरेशन बीच में चल रहा है, इस ड्यूरेशन के बीच में ही, आइए समझते हैं इसको, इस ड्यूरेशन के बीच में ही कंपनी ने आपको नोटिस भेजा, मान लीजिएगा रिफ्यूज करने का, कि कंपनी इसे रजिस्टर नहीं करेगा। ये रिफ्यूज करने का नोटिस आपको मिल गया। अब आपके पास जो ड्यूरेशन है, मान लीजिएगा यहां पर आपको ये बात बताई गई थी 15 जनवरी को, कि कंपनी ने आपको इंटीमेट कर दिया है कि आपका हम रजिस्टर नहीं करेंगे। तो आप जो आगे का पीरियड होगा यहां से 15 जनवरी से, जी हां, 16 से काउंट करेंगे आने के आगे दिन, मतलब आगे वाले 30 डेज। मतलब कहने का ये है कि आपके पास जो टाइम होगा वो नेक्स्ट 15 फरवरी तक होगा। सर 15 फरवरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 15 जनवरी काउंट नहीं होगा, जिस दिन आपको नोटिस दिया गया है उस दिन वो काउंट नहीं किया जाएगा, और नेक्स्ट दिन हम 16 से काउंट करेंगे, और अगर वहां से हम टोटल कैलकुलेट करेंगे पीरियड को, तो हमारे पास 15 फरवरी तक का लास्ट टाइम होगा। मतलब 30 दिन का समय हमारे पास कंपनी से रिफ्यूजल का नोटिस आने से शुरू हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि 31 जनवरी तक कंपनी ने, मतलब विद इन 30 डेज, आपको कोई इंटीमेशन नहीं दिया है कि उसे रजिस्टर किया गया है या रजिस्टर नहीं किया गया है, ऐसी कोई इंटीमेशन नहीं, तो आपके पास 60 डेज का टाइम होता है, याद रखिएगा। लेकिन ये 60 डेज का जो पीरियड है वो 31 जनवरी के बाद से काउंट नहीं करना होता है। वो काउंट हमें कहां से करना है, जिस दिन से हमने कंपनी को नोटिस दिया था, मतलब 1 जनवरी से ही काउंट होता है। इन प्रैक्टिकली कहा जाए तो आपके पास 30 डेज ही होते हैं। अगर आप 30 दिन तक आपने इंतजार किया और आपको कोई जवाब नहीं आया, तो वो 60 डेज जो काउंट करने वाले हैं बेसिकली वो स्टार्ट कहां से होंगे, जब आपने कंपनी को SH4 भेजा था। हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग
1 जनवरी को आपने कंपनी को इंटीमेशन दी थी, तो 6 डेज भी वहीं से काउंट होंगे। लेकिन किस केस में काउंट होंगे? जब कंपनी ने आपको 30 दिन के अंदर कोई जवाब नहीं दिया है। याद रहेगा। अच्छा, दूसरी बात, जहां पर एक और बात याद रखिएगा, क्या अगर यही केस होता किसका? पब्लिक कंपनी का, तो यहां पर ड्यूरेशन हम चेंज कर देते और यहां पर यहां पर जो नॉर्मल पीरियड 30 डेज है वो पब्लिक कंपनी के केस में 60 एंड 90 हो जाता है। अभी समझाऊंगा डिटेल में भी, लेकिन उम्मीद करता हूं पहले ये आपको डायग्राम क्लियर होगा। मैं चाहूंगा कि आप इसे चाहें तो ड्रॉ कर ले अपने मॉड्यूल के साइड में या अपने नोट्स में, जहां बना रहे हैं वहां नोट कर लीजिएगा, ताकि क्लैरिटी रहेगी। कभी आप रिवीजन करेंगे तो आपको ये याद रहेगा, इजीली आप ग्रैब कर पाएंगे। ऑलराइट, वैसे एनआर के 9 के व्हाट्सएप पर क्वेरी पूछते हैं, वहां पूछते रहें, चिंता ना करें। मैं बीच बीच में बात उन स्टूडेंट्स के लिए कहता हूं जो नए हमें ज्वाइन किए हुए हैं। ठीक है, चलिए सर, ये भी क्लियर हो गया। अब एक बात फिर आपको बता दूं, इस केस में सिर्फ ट्रांसफर ही अप्रोच करेगा, एनसीएलटी को ट्रांसफरर नहीं करेगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं और हम गड़बड़ में फंस जाते हैं। So transfer the approach to NCLT within 30 days of refusal or within 60 days of the delivery of SH4। डिलीवरी किसे की थी? SH4 की। ऑफ कोर्स ट्रांसफर या ट्रांसफर ही नहीं। ऐसा ही मामला अगर पब्लिक कंपनी में होता है तो 60 डेज कब? जब कंपनी ने आपको रिफ्यूजल का नोटिस भेज दिया, तो पब्लिक कंपनी में टाइम पीरियड 60 हो जाएगा। और 90 डेज अगर किसी भी तरीके की आपको कंपनी की तरफ से इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं हुई है, कंपनी ने आपको नहीं बताया है, तो 90 डेज का पीरियड है। कंपनी ने अगर आपको इंटीमेट कर दिया है तो 60 डेज का पीरियड है। आई होप ये भी क्लियर होगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, इसके ऊपर प्रीवियस कम्युनिटी एक्ट 1956 के एक प्रोविजन को लेते हुए डिस्कस भी किया गया और वहां पे कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि कहीं ना कहीं 60 डेज का जो पीरियड है, इतना वक्त तो जो भी यहां पर चाहता है, जैसे ट्रांसफर ही है, क्योंकि वो चाहता है उसके नाम से रजिस्टर हो जाए, तो उसे वेट तो करना पड़ेगा। पब्लिक कंपनी के केस में उसे 2 महीना तो वेट करना पड़ेगा। उसी के बाद वो अपनी रेमेडी को एग्जीक्यूट कर सकता है बिफोर द एनसीएलटी, अगर कंपनी रिफ्यूज कर रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, इस क्वेश्चन को अभी मैं याद रखिएगा, इस सेशन को मैं अभी पहले प्रोविजन बता रहा हूं, फिर बताऊंगा किस तरह का क्वेश्चन भी डेवलप हो सकता है। कंपाइल विद द एनसीएलटी ऑर्डर। जी हाँ, आपको एनसीएलटी ऑर्डर के साथ में कंपाइल करना पड़ेगा विद इन 10 डेज। कंपनी या फिर वो ऑफकोर्स हो सकता है, क्योंकि कंपनी को ही बोलेगा, कंपनी की एनसीएलटी बोले चलो रजिस्टर करो उसको, तो उसको कंपनी को विद इन 10 डेज के अंदर से करना ही पड़ेगा। कंपाइल का मतलब उसको फॉलो करना पड़ेगा। सर लेकिन कंपनी ने कहा बाहर में हम तो नहीं करते, कौन होती है एनसीएलटी, तो मत करो, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो उसमें जो फाइन और पनिशमेंट जो बेसिकली बताया गया है वो टेढ़ा तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात नॉन कंपाउंडेबल है। आओ, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बता दूं यहां जो इंपॉर्टेंट चीज थी, इस तरह का जो क्वेश्चन 58 से ड्रॉ होता है ना, वो एक सिचुएशन बेस हो सकता है, जैसे आपको फंसाया जा सकता है कहां पर कि एनसीएलटी को कौन अप्रोच करेगा। ऑलराइट, तो हमने जैसा सीखा यहाँ पे ट्रांसफर ही करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसी का क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन बन सकता है सब पार्ट के अंदर। जी हाँ, आपने देखा होगा क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, एक केस देखें, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, तो हो सकता है पहले आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, पूरी की पूरी सिचुएशन बताई जाएगी, फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पुट अप किए जा सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये बन सकता है कि क्या ये ऑफेंस, जी हाँ, कंपाउंडेबल है। अब बच्चा सोचता है कि चलो ठीक है यार, नहीं जो किया है ना, ऐसा तो नहीं किया ना, कोई बात नहीं यार, बोले हाँ लिख दिए ये कंपाउंडेबल है, आपका मार्क्स कट जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन बीच में घुस जाता है और ये गया 2 नंबर, और हो सकता है आपका स्कोर 58 हो रहा हो और 2 नंबर इस वजह से आपने खो दिए हो। तो एग्जाम्पशन के लिए 60 करने के लिए छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रखना है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं हम लोग, अगर कंपनी या जो भी पर्सन जिसको जो भी ऑर्डर दिए गए हैं, जी हाँ, अगर वो कंपाइल नहीं करता है एनसीएलटी के ऑर्डर साथ में, तो याद रखिएगा जेल का प्रोविजन है, जिसमें 1 साल की कम से कम जेल है और जो कि 3 साल तक की हो सकती है सजा। फाइन इसमें मिनिमम 1 लाख है, जो कि 5 लाख तक किया जा सकता है। जी हाँ, डिपेंड्स ऑन द बिहेवियर ऑफ द पार्टी, किस तरह का बिहेवियर रहा है उसके अकॉर्डिंग, नेग्लिजेंस को कंसिडर करते हुए, ठीक है, ये कंसिडर करने के बाद ये इस तरह की पनिशमेंट एनसीएलटी दे सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपने इस ऑर्डर को मान लीजिएगा फॉलो नहीं करें, क्योंकि आपने 10 डेज के अंदर आपसे कहा था कि काम कीजिएगा, आपने नहीं किया, तो एनसीएलटी ने क्या कहा कि ठीक है, इसे 1 साल की सजा दी जाएगी, या 1 साल से कम 1 साल है, 1 साल से ज्यादा भी हो सकता है, जैसे हमने कहा यहाँ पे 3 ईयर तक की पनिशमेंट हो सकती है, और 1 लाख से 5 लाख तक का आपके ऊपर फाइन भी लगा सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पे कि ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है जी, इस बात का ध्यान रखिएगा, नॉन कंपाउंडेबल।
हम जानते हैं दो कैटेगरी पड़ी है, कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। ये कह रहा है नॉन कंपाउंडेबल है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने जाके अथॉरिटीज से कंसल्ट किया और आपको इस पे छूट दे देगा, ठीक है भैया फाइन वाइन भरो जाओ, तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हें जेल नहीं होगा। ये ऑफेंस क्योंकि यहां पर जो आ रहा है वो है एंड। जी हाँ, जब किसी प्रोविजन में जेल एंड के साथ साथ फाइन भी हो, मतलब फाइन और व्यक्ति को साथ में जेल भी हो रही हो, वो ऑफेंस नॉन कंपाउंडेबल है, मतलब सीरियस इन नेचर। ये क्रिमिनल एक्ट हो रहा है, सीरियस इन नेचर क्राइम है एक तरीके से कि आप अपने एनसीएलटी के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। बात पकड़ में आ रहा है? तो आई होप ये रेमेडीज आपके माइंड में सेट हुई होंगी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चा लोग रेगुलर टेस्ट कर रहा है उन्हें तो अलग अलग केस लॉज ऐसे क्वेश्चंस में बताता हूं, देखते हैं क्वेश्चन वो प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। जो लोग टेस्ट नहीं कर रहे हैं, टेस्ट ज्वाइन नहीं किया है, उनको डिफिकल्टीज आएंगे, तो क्वेश्चंस भी प्रोविजन समझा है तो प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिएगा। ये मेरे बच्चों मैंने पूरा कॉन्सेप्ट अभी आपके साथ डिस्कस किया है ट्रांसफर ट्रांसमिशन के अंदर, जो हमने आगे चलते हुए रिफ्यूजल को लेके, रिफ्यूजल अगेंस्ट और कैसे अपील की जाएगी। आई होप ये पूरा क्लियर होगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सामने, वो टॉपिक है हमारा रेक्टिफिकेशन रजिस्टर ऑफ मेंबर। देखिए इस टॉपिक को मैं समझाने से पहले एक चीज और बता दूं, क्योंकि इन दिनों लगातार मेरे पास रिक्वेस्ट में ये है कि सर अभी टेस्ट सीरीज रिजल्ट आ रहा है तो सर टेस्ट सीरीज कुछ दिन रुक के कर दीजिएगा, सर लेक्चर्स थोड़े से इन दिनों छोटे दे दीजिएगा, या सर लेक्चर्स मत बनाइए अभी इन दिनों, सर क्लासेस मत कीजिए, 2-3 दिन का सर गैप रख दीजिएगा। ये सब चीजें मत कीजिए, रिजल्ट आना है, क्या आना है वो आपका काम नहीं है, वो आने दीजिएगा ना, अपना एनर्जी पढ़ाई तरफ लगाइएगा, ठीक है। ये सेशन आज का भी छोटा, इससे पहले वाले भी हमने छोटे छोटे सेशन इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोगों के अदर सब्जेक्ट्स के साथ साथ अपनी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसे आप स्किप ना करें, उसे आपको करना है, अटेम्प्ट करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन के अंदर याद रखिएगा हम डिटेल में डिस्कस रेक्टिफिकेशन को भी करेंगे, जी हाँ 59 को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड सेक्शन 452, जी हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 59 अपने आप में इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सफिशिएंट कॉज। अगर आपका नेम रजिस्टर से रिमूव कर दिया गया है या विदा आपकी जानकारी के उसमें एंटर कर दिया गया है विदा सफिशिएंट कॉज के, तो आप उसके अगेंस्ट आपके लिए क्या रेमेडी है, इंपॉर्टेंट है अपने आप में सेक्शन 59, सो इसे मिस मत करना। ये मतलब ऐसा नहीं है कि बाद में करेंगे, इसी के बाद नेक्स्ट टॉपिक वही है, तो पहले इसको कंप्लीट कर लिया है, आज अपना टेस्ट कर लो, ये इसका नेक्स्ट सेक्शन पार्ट जो 59 है वो भी अवेलेबल है, उसको फिर बाद में देखना, पहले इसे कंप्लीट करके टेस्ट जरूर कर लो। क्लियर? ऐसे पढ़ना है कि हमें जो पढ़ रहे हैं हम उसे चेक भी करें हमें कितना आ रहा है, और आंसर शीट भेजना मत भूलना अपनी। ऑलराइट, गुड बाय, टेक केयर।